है ना। तो रैयत से सीधे पैसे लिए जाएंगे, कर सीधा लिया जाएगा उससे। बीच का कोई आदमी नहीं होगा, ना कोई गांव का मुखिया और ना ही जमींदार। ठीक है, कोई नहीं यस होगा। सर। जो यस इतने वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर खेती करता है, उसी का हक माना जाएगा जमीन पर। ठीक है। सारी ही व्यवस्थाओं यस में सर। परेशानी क्या है? कर की दर जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये परेशानी का कारण बनती है। कैसे बन जाएगी? जब किसान कर नहीं चुका पाएगा तो क्या करेगा किसान? सर कहाँ से उधार कहाँ लेगा। जाएंगे? उधार लेगा। हाँ, साहूकारों से पेड़ पैसा महाजनों से उधार उधार लेगा। लेगा। हाँ, महाजनों से, साहूकारों से पैसा उधार लेगा। और ये जो पैसा उधार ले रहा है, जो सर रकम उसकी है, इस पर जो ब्याज की दर सर है वो ब्याज बहुत अधिक है। वो भी यस अधिक रहेगी। ठीक है, तो कर अगर नहीं देता है तब भी उसकी जमीन सर फिर चली जाएगी। यस यस सर सर जमीन। और और अगर कर्जा लेके देता है तो कर्जा भी नहीं चुका पाएगा, तब भी उसकी जमीन यस चली जाएगी। यस सर। तो दोनों यस ही सर। सूरत में जो है वो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता उठाना है। पड़ता था, चाहे व्यवस्था कोई भी हो। है ना, अंग्रेजों ने जो सोचा था कि भूमि में सुधार होगा और ऐसा होगा, उपज बढ़ेगी, किसानों की हालत सुधरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं होगा। नहीं सर। हुआ। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर की दर बहुत ज्यादा है, इसलिए यस नहीं सर होगा। ठीक है, यस सर। यस तीनों ही व्यवस्थाओं में किसानों को जो है शोषण का शिकार बनना पड़ा है। क्लियर हो गया? यस यस सर सर। यस सर। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने चैप्टर पे चलते हैं। दिखाई दे रहा यस है? स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर सर। दिख रहा है। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। नील की खेती कैसे होती थी? फिर हमने देखा था यूरोप के लिए फसलें कि अंग्रेज जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से किस प्रकार जो है वो फसलें उगवाते थे। है ना, मतलब ऐसी फसलें जिनका भारतीय बहुत कम उपयोग कर रहे हो। हमारे देश में उनकी खपत बहुत कम है, लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। यस जैसे एक नील हो गई। ठीक है, नील की खेती जबरदस्ती कराई जाएगी। अभी आप देखेंगे, जैसे आपका तंबाकू हो गया या चाय हो गई, कॉफी के बागान हो गए, ये तीन। सारी फसलें जो थी वो किसानों से जबरदस्ती उगवाई जाती थी। चलिए हम इसको पढ़ेंगे कि नील की जो खेती थी, नील आप जानते हैं नील एक पौधा है, उससे हमको नीला रंग प्राप्त होता है ना। यस सर। यस और सर। उसके यस जैसा यूरोप में भी एक पौधा उगता है। ये नील वुड। का जो पौधा है ये, हाँ, ये यूरोप में नहीं उगता है। यूरोप में एक दूसरे प्रकार का पौधा पाया जाता है जिसको आप कहते हैं वोड। वर्ड। और ठीक है, हाँ, यस तो सर। इन दोनों में अंतर क्या है? सर ये हल्का रंग था। बट कम सर चमक ज्यादा नील होता बहुत है। गहरा होता है और सर वोट कम चमकीला होता है। गहरा, गहरा नहीं, नील से जो रंग प्राप्त होता है वो चटक होता है। यस सर। यस सर सर नील से जो रंग प्राप्त होता है वो वो चटक होता है, और वोड से जो हमको नीला रंग प्राप्त होता है वो फीका होता सर फीका फीका होता होता है। है। फीका होता है फीका। है। हाँ, डल होता कपड़े है। में, हाँ, चमक। कपड़े में चमक नहीं आएगी। तो इसीलिए भारतीय जो नील है उसकी मांग बहुत ज्यादा है, और नील की खेती से फायदा यस बहुत है, सर। इसलिए नील की खेती कराई जा रही है। तो दो तरीके, एक था निज और एक रैयती। ये हम आपको ऐसे ही बता देते हैं तो आपको जो है वो ज्यादा समझ में आएगा कि निज और रैयती जो है वो क्या है। तो निज मतलब होता है जब स्वयं। बागान का मालिक, जब बागान का मालिक अपनी जमीन पर, चाहे वो उसकी खुद की जमीन हो चाहे उसने
पट्टे पे लियो, पट्टा मतलब अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। ठीक है, हाँ, तो दो तरीका है, या तो पट्टे पे उसने जमीन ली, उसका किराया वो दे रहा है, या फिर उसकी खुद की जमीन है। तो अगर वो उस पर नील की खेती करवाता है तो वो कहलाती है निज खेती। निज। खेती। ठीक है, निज और रैयती क्या हो गई, अगर वो किसानों की जमीन पर कराता है खेती नील की। ठीक है, किसानों से वो क्या करेगा, पट्टा करवा लेगा कि तुम 5 साल तक जो है वो नील की खेती करोगे, या 1 साल तक करोगे, या 2 साल तक करोगे, अगर वो किसानों से अनुबंध कर रहा है। ठीक है, और किसानों से खेती करवा रहा है, तो जो है इस प्रकार की खेती कही जाएगी रैयती। तो ये दो तरीका है, एक है निज और एक है रैयती। निज मतलब रैयती। बागान बागान मालिक यदि खुद अपनी जमीन पर खेती करा रहा है नील की, तो ये हो गया निज। निज मतलब निजी, है ना, इसको यस। ऐसे याद कर खुद लो। का। यस और सर। रैयती आप जानते हैं किसान होता है ना, रैयत किसान होता किसान होता है। तो रैयती क्या हो गया, किसान की जमीन पर अगर खेती हो रही है तो वो रैयती। खेती किस चीज रैयती की, हो गेहूं गई। चावल नहीं उगा रहे रैयती। हैं, गेहूं चावल सब नहीं नील। उगा रहे हैं, नील उगा नील रहे उगा हैं। रहे। हाँ, यहाँ नील की बात हो रही है। तो अगर नील बागान मालिक अपनी जमीन पर उगा रहा है तो निज हो गया, और यदि किसानों की जमीन पर उगा रहा है तो रैयती हो गया। रैयती होगा। अब ये रैयती हो गया। देखेंगे कि क्या क्या रैयती है हो और गया। समस्याएं क्या होती हैं इसमें। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक था निज और एक था रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते। वही हम कह रहे हैं ना, किराए पर जमीन ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब यहाँ पे समस्याएं क्या है वो हम देखेंगे। निज खेती की क्या समस्याएं हैं। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। अब देखो, उपज बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, कोई बता पाएगा क्या तरीका है। पहले तो जमीन बढ़ा दें और दूसरा फिर हाँ, एक तरीका होता है उपज बढ़ाने का। उपज मतलब आपको 1 बीघा या 1 हेक्टेयर से कितनी फसल प्राप्त हो रही है, इसको बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप जमीन सर बढ़ा लो, जमीन का क्षेत्रफल। है ना, या तो जमीन बढ़ा लो, जमीन बढ़ जाएगा तो उपज भी बढ़ जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, अधिक मजदूर एक लगा देंगे। अंग्रेजी में टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, यील्ड पर हेक्टर। क्या है कि हेक्टर उत्पादन को बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा, आज हम प्रेजेंट टाइम में यही करते हैं, भाई जमीन तो बढ़ नहीं सकती है, वैसा तो हो नहीं सकता कि हम चीन पर हमला करते हैं, चीन की जमीन पर कब्जा कर लें। भारत का क्षेत्रफल तो फिक्स है ना, यस सर। है ना, और उस क्षेत्रफल में देखिए पहाड़ भी है, नदी भी है, रेगिस्तान भी है, पठार भी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ खेती संभव नहीं है। पहाड़ पर जाकर तो यस खेती नहीं सर। कर सकते ना, कुछ इलाका बर्फ से ढका हुआ है तो वहां खेती नहीं कर सकते ना, जहाँ बहुत घना जंगल है वहां खेती नहीं कर सकते, रेगिस्तान में खेती नहीं कर सकते। यस तो अब सर। इलाका बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पाकिस्तान उस पर कब्जा, अफगानिस्तान पर भी कब्जा, चीन पर भी कब्जा, अड़ोसी पड़ोसी जो है सब पर कब्जा कर लें, तो उनकी यस जमीन सर। हमको मिल जाएगी। आवाज आ रही है। यस सर। सर आ रही है। यस सर। कभी कभी गड़बड़ हो कटने गई लगती है। वो कभी कभी इसलिए कट गई क्योंकि फोन आया, इसलिए। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे। खेती में समस्या। निज खेती की समस्या हाँ, जमीन तो बढ़ाने हम की।
हम वही बता रहे थे कि क्षेत्रफल जो है या तो बढ़ा लो तो उससे उपज बढ़ जाएगी, या दूसरा तरीका हमने आपको बताया यील्ड पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ये कैसे बढ़ाएंगे? ये हम जो है अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें, कीटनाशक और फर्टिलाइजर हाँ फर्टिलाइजर और मशीनरी का इस्तेमाल करें, Yes, इंसेक्टिसाइड, sir. पेस्टिसाइड, Yes. फर्टिलाइजर, है ना। और Yes, sir. एक होता है HYV सीड जिसको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, है ना। तो Yes, sir. अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें, पानी की व्यवस्था अच्छी करें तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ वो वाला तरीका तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक Yes. मेथड जिसको हम कहते हैं खेती का, उस Yes, टाइम sir. डेवलप ही नहीं हुआ था, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रफल बढ़ाना है। अब क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा? दूसरे की जमीन हमको पट्टे पे लेनी दूसरा पड़ेगी। देश कब्जा करके। अरे दूसरा देश पे अभी दूसरे देश पे कब्जा कैसे कर लेंगे? लड़ाई नहीं होगी क्या? दूसरा खुशी खुशी दे देगा तुमको? No, sir. नो सर, बहुत लड़ाई होगी सर। आप हाँ बहुत लड़ाई होगी तो नुकसान होगा ना, तो लड़ाई नहीं कर सकते। सर हो अब सकता यहाँ है पे वही बागान मालिक पे आ जाते हैं। अब बागान मालिक अपना अपना जो है क्षेत्रफल जमीन का कैसे बढ़ा सकता है? कैसे बढ़ाएगा? पट्टे पे लेकर हाँ दूसरे खेत पर से किराया ले लेगा। अब दूसरा किराए पे ना दे तो या वो ज्यादा पैसा मांगे तो ये समस्या हो गई ना। Yes, sir. और एक और मुसीबत है कि नील की खेती जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन चाहिए उसके लिए, उसी पर होती है। जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होगी उसी पे नील की खेती होगी। सर पर वहाँ पे तो कोई आदमी भाई हम कह रहे हैं, कोई जमींदार अपनी सबसे अच्छी जो जमीन है वो किराए पे क्यों देगा? Sir, नहीं दे यस सर। है ना, समझ में आ रही ना। सर नहीं देगा। क्षेत्रफल जो है इसीलिए Yes, sir. हाँ, इसीलिए क्षेत्रफल जो है वो बढ़ाने में समस्या हो रही है। ठीक है, क्यों समस्या हो रही है? कि नील की खेती के लिए बहुत उपजाऊ जमीन की जरूरत है, वो जमीन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं अब ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, यहाँ वहाँ Yes. छोटे मोटे खेत ही हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। तो अब क्या करेंगे, जब नहीं मिल रही तब जबरदस्ती करेंगे, और जबरदस्ती Yes. करेंगे तो क्या होगा? टकराव होगा, तनाव होगा, मारपीट होगी। झगड़ा होगा सर। फिर एक दूसरी समस्या है, पहली बात तो जमीन नहीं मिल रही, दूसरी समस्या क्या आ गई नीज में? मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अब बागान जो मालिक है वो खुद तो जाएगा नहीं खेती करने के लिए, नो सर। चाहिए No, sir. मजदूर। ठीक है, जी सर। और जमीन Yes, बड़ी sir. है, ज्यादा मजदूर चाहिए। अब मजदूर आएंगे कहाँ? यस सर। यस एक और समस्या भी है, जिस समय नील की खेती होती है उसी समय चावल धान की भी खेती चावल होती की खेती होती है। यस सर। है। ठीक है, धान बोया जाता है, और जब नील की कटाई होती है तब धान की भी कटाई होती है। मतलब ये दोनों फसलें एक ही समय पर उग रही है। यस सर। तो किसान नील क्यों उगाएगा? उसको तो चावल चाहिए, नील तो वो खा नहीं सकता ना, यस सर। सर नील खा के उसका पेट तो भरेगा नहीं। ठीक है, Yes, फिर sir. एक और समस्या आ जाएगी। वो समस्या क्या होगी कि नील के जो पौधे की जड़ होती है वो जमीन में बहुत गहरे तक जाती है, यस सर। और जमीन की सारी ताकत यानी उसका जो उपजाऊ Nutrients ले बीच में लेते बोलना बंद करो, तुम लोग बीच में बोलना बंद करो। तो ये जो नील का पौधा है इसकी जड़ें जो है वो जमीन में बहुत गहरे तक जाती हैं, और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स यानी उसका जो ताकत है जमीन का, जो भी उसके मिनरल्स हैं वो सब सोख लेती है। Yes, sir. एक बार जहां पर आप नील उगा दी, फिर उसके बाद वहां धान की खेती आप नहीं कर सकते, और नील की खेती से जमीन बंजर भी हो रही है। उपजाऊ जमीन है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। तो एक ये समस्या भी है। तो किसानों को कुछ वर्ष में ये समझ में आ जाएगा, पहली पहल तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, नई फसल है, लेकिन कुछ वर्षों में ही उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये उनके लिए घाटे का सौदा है। जमीन भी खराब हो रही है, पैसा भी उतना नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेंगे। मजदूरों का Yes. इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों
की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। एक और समस्या, हल भी चाहिए और बैल भी चाहिए। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए। ठीक है, तो 2 हल मतलब कितना बैल? 4 बैल, 4 बैल। 4 है बैल। ना। एक हल को 2 बैल जोतते हैं। 1 बीघा जोतने के लिए हमको 2 हलों की जरूरत है, यानी 2 हल चाहिए और 4 बैल चाहिए। इसका मतलब ये कि यस अगर सर। किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत होती है। अब इतना हल कहाँ से लाएंगे? ठीक है, और इतना बैल कहाँ से लाएंगे? तो ये भी मुसीबत है। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। तो किसान भी नहीं देगा अपना हल और बैल, क्यों देगा? क्योंकि उस समय वो क्या कर रहा है? धान की खेती कर रहा है। धान की खेती ठीक कर। है, हाँ, तो वो भी नहीं देगा। तो अब एक ये भी समस्या है। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो भारत में जो नील की खेती हो रही है, अगर हम माने कि 100 बीघा जो है उस पर खेती हो रही है, तो उसमें से 25 बीघा किस व्यवस्था के अंतर्गत है? निज व्यवस्था के अंतर्गत। और 75% जमीन वो है रैयती खेती। व्यवस्था के अंतर्गत। चाहिए। अब बात करेंगे रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करता था। वही सट्टा जिसको आप कहते हैं पट्टा, सट्टा या फिर कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजी में। ठीक है, कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। तो या तो किसान से हो रहा है समझौता या फिर गांव के मुखिया से हो रहा है। गांव के मुखिया से होगा, इसका क्या मतलब होगा कि गांव के सारे किसान, गांव के सारे रैयत जो है वो अब नील की खेती करेंगे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। तो अभी क्या हो रहा है? फसल से पहले ही उनको पैसा मिल जा रहा है, कर्ज मिल जा रहा है। ठीक है, किसको? किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर आई आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस क्या सर। हो जा रहा है? यस सर। चलो, हम बात कर रहे थे निज व्यवस्था की, सॉरी रैयती की। तो अभी हमने देखा कि क्या किया, किसानों से अनुबंध किया। ठीक है, अनुबंध करने के बाद किसानों को कम ब्याज दर पर कर्जा मिल गया। शर्त क्या है? शर्त यह है कि किसान, उसके पास जितनी भी जमीन है उसके 25% हिस्से पर वो नील उगाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई? यस ठीक है। यस सर। पहले क्या हुआ? अनुबंध हुआ, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पहले। किसके साथ? रैयत के साथ, यानी किसान के साथ। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्या हुआ? जैसे ही अनुबंध हो गया तो कर्ज मिल गया उन्हें, कर्जा दे दिया गया। ठीक है, कम ब्याज दर पर उनको कर्जा दे दिया गया।
तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात ये हुई कि हाँ, कर्जा मिलने के बाद अब किसान क्या करेगा? अपनी 25% भूमि पर नील उगाएगा। नील की खेती। नील उगाएगा। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था, यानी किसानों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी और रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। ठीक है, तो कटाई हो जाती Yes, थी, sir. कटाई होने के बाद फिर से उसको नया कर्ज मिल जाता था और फिर से वही चक्कर चलता रहता था। तो इस प्रकार जो है वो नील की खेती होती थी। अब यहाँ जो है अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि नील की खेती जो है उसको किस प्रकार उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो चित्र 10 है, ये दिया हुआ है। नील की खेतों के पास स्थित एक नील का कारखाना है, विलियम सिम्पसन का चित्र है ये। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स यानी हौद होती है, हौद जानते ही है ना? हौद जानते हैं? Yes, ये sir. देखिए, हाँ, ये देख रहे हैं, बड़ा बड़ा सा जो है टैंक टाइप का बनाया हुआ है। Yes. इसी में पौधे को डालकर इसको जो है इससे रंग निकाला जा रहा है। तो वैट्स यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटे तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था। यानी क्या कर रहे हैं? नील के पौधे को जो है हौद में डाल दे रहे हैं और गर्म पानी में, और फिर उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होगा? सारा रंग जो है वो निकल जाएगा। हाँ, अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद यानी बीटर वॉट जिसको कहते हैं, इस खोल को लगातार हिलाया जाता था और पेडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। तो द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो ये तरीका था नील की खेती का, है ना? Yes. चलिए आगे बढ़ेंगे। Excuse me, sir. जी बेटा। सर सभी को सर माइक ऑफ करवा दीजिए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा माइक ऑफ कर दो सब लोग भाई। तो ये नील की खेती की बात हो गई। अब हमने बात की थी किसान के साथ व्यवस्था क्या थी। किसान के साथ व्यवस्था ये थी कि उसके साथ अनुबंध हो रहा है, फिर उसको कर्ज दिया जा रहा है, फिर वो अपनी 25% जो जमीन है उस पर नील की खेती कर रहा है ना? फसल कटने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर उसको नया कर्ज मिल जाएगा और फिर से वो नील की खेती करेगा। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था, तो किसान कर्ज में डूब जाता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेती में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी, तो ये समस्या थी। अब हम बात करेंगे नील विद्रोह और फिर उसके बाद। एक्सक्यूज मी सर। अब ये भी हाँ सर वहाँ जहाँ नील की खेती होती थी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जहाँ नील की खेती होती थी वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती, वहाँ नील की दोबारा खेती की जा सकती थी। हाँ, नील की खेती होगी, क्यों नहीं होगी। ओके लेकिन सर। 2, 4, 5 साल के बाद जो है वहां नील का उत्पादन भी कम हो जाएगा, क्योंकि नील क्या कर रही है,
ये जो तो पौधा सारी है वो सारा सा- Okay, न्यूट्रिएंट्स उसका खींच लेता है, तो जमीन Yes. बंजर हो जाती है। ठीक थैंक है, यू सर। तो किसानों को Yes. जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी। तो किसान जो है ये बात समझ जाएंगे कि व्यवस्था कितनी दमनकारी है। एक तो चक्र कभी कर्ज का खत्म नहीं होता, दूसरी उसकी जमीन भी खराब हो रही है। ठीक है, तो अब किसान क्या करेंगे, अब वो नील के उत्पादन का विरोध करने लगेंगे, हम नहीं उगाएंगे। ठीक है, और इसीलिए क्या Yes, हो sir. जाएगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है बात, कि व्यवस्था बहुत दमनकारी है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, मारपीट की जाती है। इसके अलावा नील की खेती से उनकी जमीन भी खराब हो रही है। Yes, sir. तो वो तलवार, भाले और तीन फैक्ट्रियों पर लड़ाई। आप अब इस बात से व्यवस्था कितनी भारी होगी कि औरतों को भी मैदानों में एक महिला जो है जब वो बहुत त्रस्त हो जाएगी तब वो सड़क पर उतरेगी, है ना। तो आप सोचिए कि अगर एक महिला, मतलब उसके घर में उसका क्या हथियार होगा, झाड़ू, बेलन और वो क्या कहते हैं, चमचा, तो यही जैसे सब लेके चिमटा। निकलेगी। तो महिलाएं, हाँ चिमटा, तो ये सब लेकर जो है महिलाएं भी सड़क पर उतर आई विरोध करने के लिए। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सामाजिक बहिष्कार मतलब अब समाज में ऐसे व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। सामाजिक बहिष्कार का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया गया, अब समाज में उसका कोई स्थान नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। आज अड़ोस पड़ोस वाले उससे बात नहीं करेंगे, नाई उसके बाल नहीं काटेगा, धोबी उसके कपड़े नहीं धुलेगा। समझ में आ रही बात, यानी Yes. उसका समाज से सरोकार Yes, खत्म हो जाएगा। तो जो लोग जो है अभी भी जमींदारों का साथ दे रहे थे या बागान मालिकों का साथ दे रहे थे, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता, गुमाश्ता एजेंट को कहते हैं। ये एजेंट किसका है, बागान मालिक का एजेंट है। ये क्यों आ रहा है, पैसा वसूलने आ रहा है। उनकी Yes. पिटाई की जाती थी कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों यानी कि लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अब ये इस कदर जो है त्रस्त किया गया किसानों को कि किसान जो है उन्होंने कसम खा ली कि अब जो है कुछ भी हो जाए हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों, प्रश्न उठता है, उन्हें बगावत की ताकत कहां से मिल रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। तो क्या हुआ था, जरा हम ये समझने का प्रयास करेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। अब आप ये समझिए कि किसानों को सहायता कौन प्रदान कर रहा है, कुछ जमींदार किसानों की सहायता, जमींदार और सहायता कर रहे हैं क्योंकि 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 उनकी ताकत कम हो रही है और बागान मालिक ज्यादा ताकतवर होता जा रहे हैं और उनसे जबरदस्ती भी उनकी जमीन छीनी गई है। इसलिए Yes, sir. जमींदार भी किसके साथ हो गए, किसानों के साथ हो गए। नील किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। तो किसान और जमींदारों को यह भी लग रहा था कि अभी अभी एक विद्रोह शांत हुआ है ना, और अब अंग्रेज सरकार जो है वो दूसरा विद्रोह जो है वो उसको झेल नहीं पाएगी, इसलिए अंग्रेज सरकार उनकी बात मान लेगी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है।
बरसात में मजिस्ट्रेट एशल ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो अब ये देखिए, अंग्रेज अधिकारी भी आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, उसमें से एक अधिकारी ये भी कह रहा है कि अनुबंध जो है उसको मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसानों को। इस नोटिस के आधार पर लोगों में एक खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है ना। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा है। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तक बुलानी पड़ी। यानी स्थिति इतनी खराब हो गई कि बागान मालिक जो अंग्रेज थे उनकी रक्षा के लिए सेना को उतरना पड़ा। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग का भी गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। ये सब जो आयोग गठित किया गया था उसकी जांच में ये निकला कि जोर जबरदस्ती करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और ये व्यवस्था जो है वो दमनात्मक है, दमन होता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं किसानों पर, और ये व्यवस्था किसानों के लिए ठीक नहीं है। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कृत्रिम रंग अभी एक ऐसा रंग है, प्राकृतिक रंग है, सब प्राकृतिक पौधे से रंग निकाला जा रहा है ना। अब क्या होगा, अब केमिकल का इस्तेमाल करके रंग बनाया जाने लगेगा। इससे उनकी व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। फिर वहां चंपारण आंदोलन किया गया गांधी जी के नेतृत्व में। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। अब ये एक स्रोत देखिए और अंदाजा लगाइए कि किसान किस हद तक परेशान है कि वो कह रहा है कि भीख मांग लूंगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। अब ये स्रोत पढ़ते हैं जरा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार यानी नील का किसान, उसका नाम है हाजी मुल्ला। इन्होंने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात की। मतलब इस किसान से नील आयोग जो गठित किया गया था उसके सदस्यों ने इस किसान से बात की। हाजी मुल्ला के कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। W.S. सीटन कार ये नील आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने प्रश्न किया, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? मतलब आयोग के अध्यक्ष किसान से पूछ रहे हैं कि तुम खेती नहीं करना चाहते हो तो ये बताओ कौन सी शर्तें ऐसी हो जिससे तुम तैयार हो जाओ कि तुम नील की खेती करो। तो हाजी मुल्ला जवाब दे रहे हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले एक और सदस्य हैं, वो फिर प्रश्न पूछते हैं हाजी मुल्ला से, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? अब 1 रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम है, और वो भी 1 बंडल के लिए। यानी जैसे घास का गट्ठर होता ना, अब कोई कहे कि 1 गट्ठर के लिए हम तुम्हें 100 रुपया देंगे या 1000 रुपया देंगे, तो ये बड़ी रकम होगी 1 गट्ठर के लिए। तो कह रहे 1 रुपया क्या प्रति बंडल पर भी तुम खेती नहीं करोगे? तो हाजी मुल्ला जवाब क्या दे रहे हैं, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। समझ में आ रही बात? यस सर। चैप्टर दीजिएगा, कोई सर। डाउट हो तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर कल मुलाकात होती है। यस थैंक यू सर। Yes, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू कौन सा सब्जेक्ट?
Thank you, sir. Thank you, sir. सर कल हिस्ट्री पढ़ाएंगे। सर चले गए। अक्षय हाँ बोल। यार, क्या? राजकुमार कौन है? मैं क्या जानूं, मैं सबके बारे में खबर थोड़ी लिया हूँ। पूछो थोड़ा। खबर ले लिया थोड़ा। ठीक है। राज कौन कौन है? रवि। रवि है अबे क्या? मैं भेजा, देखो फोटो में भेजा, लगा लिया खुद डीपी में। हाँ, इन लोग का चुराना काम ही है। हाँ, मैं और लगाना चाहता। नॉलेज भी लगा चैनल लिया, कौन नाम है? भी चेंज कर। नॉलेज चैनल पता नहीं। चला भी गया। और जतिन। जतिन कहाँ है? रवि चला यतीन गया कहाँ क्या? है? यार चला गया था। चला गया। नारायण से बात कर लो। नारायण। नारायण नारायण बोल। नारायण। बोलिए। डिस्टर्ब क्यों किया करता है? मार मार के मोह। अबे यार मैं नहीं हूँ यार। गिरा के मत क्यों बनी, सारे शांत रहे। बदतमीजी क्या किया करता है। ए बे म्यूजिक में सब कब लिखाए हैं? अबे म्यूजिक छोड़। म्यूजिक का अरे में लिखाए हम बे? ऐसे स्कूल में। नारायण का लिखाए बे? बनी बोल। नारायण और नारायण और बोल का लिखाए हैं? फोटो ए भेज दो। अजय वो भेज दे बे। अबे फोटो नारायण भेज दो। बोल नारायण बोल। स्कूल में रहता है कि घर में है? स्कूल में। वीडियो बंद नहीं लगते। स्कूल में। क्वार्टर। हाँ हाँ। तो क्वार्टर क्वार्टर जाके पढ़ लिया करना। ऑनलाइन क्यों पढ़ता है? अबे चुप बे। सारे वो तो स्कूल से पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा तो क्लासिया स्कूल में में बैठ क्या कर। तो जाके तो उन्हीं के क्लास पास में बैठ। मास्क पढ़ाता लगा के नहीं बैठता? नहीं। उन्हीं के पास जाके पढ़ लिया करो बैठ के आराम से। नारायण चला गया क्या? नारायण है नारायण चला यार। गया क्या? चला गया। चला गया। चला गया। ये सूरज कुमार है अभी। सूरज। सूरज। हाँ हाँ नहीं हाँ। कैसे हो? बढ़िया। मस्त। मस्त। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश से बात कराओ। प्रकाश वाह। ये बैठा है। ए प्रकाश। हाँ बोलो। बोल भाई। बोल तो रहा